हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग झारखंड टीजीटी की क्लास करने वाले हैं और आज की क्लास में हम लोग कॉस्ट अकाउंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। और अभी तक हम लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग में 12 या 13 क्लासें लगभग में हम लोगों ने कर ली हैं। अब हम लोग बात करेंगे, आज मैंने आप लोगों को ये टॉपिक भी बताया था और एक टॉपिक और बताते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग, उसको भी हम लोग पढ़ाएंगे जो सिलेबस में गिवन है। तो ये भी सिलेबस का गिवन एक पार्ट है और मार्जिनल कॉस्टिंग वो भी पार्ट है। तो बहुत सी चीजें जो हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोगों को टॉपिक्स वाइज पढ़नी होंगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि इतनी डिटेल में क्यों पढ़ाते हैं, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि इतने डिटेल में क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि डिटेल से करने से आप लोगों को जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तभी आप लोग कर पाएंगे, वन लाइनर से काम नहीं हो पाएगा आप लोगों का, ठीक है। अब डिटेल में पढ़ाना जरूरी है, तो आप लोगों के लिए जितना है उतना मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आज पढ़ने क्या वाले हैं, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं लागत मात्रा लाभ विश्लेषण। लागत मात्रा लाभ विश्लेषण को हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। इंट्रोडक्शन भी इसका पढ़ेंगे और इसकी बातों को भी जानेंगे, उद्देश्यों को भी जानेंगे, इसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं, इसको हम लोग एनालिसिस जो करते हैं इसका बनाने का उद्देश्य क्या होता है, उन पर हम लोग बात करेंगे। सम विच्छेद बिंदु की बात भी करेंगे और इनके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मान लो कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उन पर भी हम लोग बात करेंगे और इनके एमसीक्यू की बात भी करेंगे। लेकिन एक क्लास में हो नहीं पाएगा आप लोगों का, ये निश्चित है, ठीक है। सबसे पहले लागत, मात्रा और लाभ, इन तीनों के अर्थ के हिसाब से वाले बात करते हैं। तो जैसे मान लो कि आप लोग जानते होंगे कि प्रत्येक जो व्यवसाय होता है, तो इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक व्यवसाय उपक्रम का ही एक महत्वपूर्ण उद्देश्य, उपक्रम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य अपने लाभों को अधिकतम करना होता है। चाहे कोई भी व्यवसाय हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, वो ज्यादा से ज्यादा यही तो सोचे कि हमें अधिकतम लाभ हो। तो उसका महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या हो जाएगा कि अपने लाभों को अधिकतम करना। लाभ की राशि उत्पादन की मात्रा और उत्पादन की लागत से प्रभावित होती है। मतलब जो लाभ होता है वो किन चीजों से प्रभावित होता है, तो वो दो चीजों से प्रभावित होता है। कौन कौन सी? एक तो लागत से प्रभावित होता है, बिल्कुल होगा प्रभावित, और किससे होगा? और उत्पादन की मात्रा। तो लाभ जो होता है वो किन चीजों से प्रभावित होता है, तो लाभ लागत की मात्रा से प्रभावित होता है या उत्पादन की मात्रा से प्रभावित होता है और लागत से प्रभावित होता है। तो इनका हम लोग लाभ का, लागत का और उत्पादन की मात्रा का, इन तीन चीजों का एनालिसिस करना ही लागत मात्रा लाभ विश्लेषण कहलाता है। लागत का, मात्रा का और लाभ का, इन तीनों का विश्लेषण करना ही लागत मात्रा लाभ विश्लेषण कहलाता है। इन तीनों अर्थात उत्पादन की लागत, उत्पादन की मात्रा और लाभ की राशि के मध्य संबंधों का अध्ययन ही लागत मात्रा लाभ विश्लेषण कहलाता है। तो इसका जो क्वेश्चन है, अब अगर पूछा जाए कि लागत मात्रा लाभ विश्लेषण में किसका अध्ययन किया जाता है, तो अगर ऑप्शन में दी जाए कि लागत मात्रा लाभ विश्लेषण में किसका विश्लेषण किया जाता है, तो लाभ का विश्लेषण किया जाता है, लागत का विश्लेषण किया जाता है, या फिर मात्रा का विश्लेषण किया जाता है। तो आप लोग, और लास्ट में लिखा हुआ है उपरोक्त सभी, तो आप लोग आंसर क्या करेंगे? उपरोक्त सभी आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही कर ले जाएंगे, अब इसमें कुछ चीजें हैं उनको भी हम लोग लिखेंगे और इनके उद्देश्यों को हम लोग उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनके उद्देश्यों को हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे, तो इनकी चीजों को और हम लोग जान लेते हैं। थोड़ी सी और बातें कुछ हैं उनको भी जान लेते हैं। ये मत कहना आप लोग कि इतनी डिटेल क्यों कराते हैं, तो ये मत प्लीज कहना, क्योंकि मैं डिटेल कराता हूँ आप लोगों के लिए, मेरा कुछ नहीं है, मैं आप लोगों के लिए, आप लोग कहेंगे और शॉर्ट में कराइए तो और शॉर्ट में करा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो लागत मात्रा लाभ विश्लेषण के बारे में जान लिया कि लागत मात्रा लाभ विश्लेषण में हम लोग किन चीजों का अध्ययन करते हैं। अब लागत मात्रा लाभ विश्लेषण जो है वो किसकी धारणा है, तो ये पॉइंट जो है इसको याद रखना। ये पॉइंट मैंने यहाँ पे स्टार बना के लिख देते हैं कि
लागत मात्रा लाभ विश्लेषण, लागत मात्रा लाभ विश्लेषण, लागत मात्रा लाभ विश्लेषण किसकी धारणा है? तो याद रखना आप लोग कि लागत मात्रा लाभ जो विश्लेषण है वो सीमांत लागत, किसकी धारणा है? सीमांत लागत। सीमांत लागत को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग भी आप लोगों के सिलेबस में है। तो सीमांत लागत की धारणा का विस्तार है। सीमांत लागत की धारणा का विस्तार है। अब सीमांत लागत में हम लोग किन चीजों का अध्ययन करते हैं? अगर मान लो पूछा जाए कि सीमांत लागत में हम लोग उत्पादन की लागत का अध्ययन करते हैं। तो उत्पादन की लागत को स्थिर में और परिवर्तनशील लागत में विभाजित किया जाता है। अगर सीमांत लागत की बात करें, मार्जिनल कॉस्ट की बात करें, तो इसको कौन दो भागों में बांटा जाता है? तो इसको स्थिर और परिवर्तनशील लागत में बांटा जाता है। इसको स्थिर और परिवर्तनशील लागत में बांटा जाता है। ये स्थिर और परिवर्तनशील लागतें मैंने आप लोगों को बताई हुई हैं। ऐसा थोड़ा नहीं कि हमने अभी क्लास स्टार्ट की है, पहले से ही क्लासें आप लोगों की स्टार्ट हैं, तो उनको हम लोग बस कंटिन्यूअस फॉर्म में कर रहे हैं। आप लोगों को नेगोशिएबल स्टूडेंट के बारे में मैंने बताया था, तो मैंने डिटेल में मानता हूं कि मैं लिख के आप लोगों को पढ़ाता हूं, ठीक है। लिखने से क्या होता है कि टाइम टेकन ज्यादा होता है। तो आगे से क्या करेंगे कि आप लोगों के लिए ऐसे ही पीपीटी बनवाने की कोशिश किया करेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को ये जो क्लास है नेगोशिएबल वाली, इसीलिए आप लोगों की कुछ दिन लेट हो गई है। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ दिन लेट हो गई है। तो इसका रीजन यही है कि आप लोगों को पीपीटी बनाने के लिए हम लोगों ने दिया हुआ है। तो वो जैसे ही बन के तैयार हो जाएगी, हम आपको वो भी क्लास आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर देंगे। लिख के बता दे। तो बच्चों ने कमेंट किया कि सर इसमें टाइम ज़्यादा जाता है, तो मैंने भी समझा और इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए पीपीटी बनाने की कह दिया है। तो सबसे पहले सीमांत लागत की धारणा, लागत मात्रा लाभ विश्लेषण जो है वो सीमांत लागत की धारणा का विस्तार है। सीमांत लागत को दो भागों में बांटा गया है, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में। अगर पॉइंट में पूछा जाता है, एक पॉइंट ये भी पूछा जाता है कि उत्पादन की मात्रा और उत्पादन की लागत में कैसा संबंध होता है, तो इसका पॉइंट जो है इनको याद रखना है, क्योंकि इन्हीं पॉइंटों से हो सकता है कि आप लोगों से क्वेश्चन इन्हीं पॉइंटों से पूछ लिए जाएं, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर कि उत्पादन की मात्रा और उत्पादन लागत, उत्पादन की लागत में कैसा संबंध होता है। तो इसको याद रखना कि कैसा संबंध होता है, तो ऋणात्मक संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? तो ऋणात्मक संबंध होता है। इसीलिए मैंने हाईलाइट कर दिया है। कैसा संबंध होता है? ऋणात्मक संबंध होता है। उसका रीजन भी है, उत्पादन की मात्रा अगर मान लो बढ़ी, ठीक है, उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी तो उत्पादन की लागत हम लोगों की कम होने की संभावना होती है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि उत्पादन की मात्रा, मान लो हम लोगों की उत्पादन की मात्रा है तो इसमें जो है अर्थात उत्पादन की मात्रा बढ़ने पर प्रति इकाई लागत कम होने की संभावना रहती है। तो इसको इतना ही रखना है, आप लोगों को डिटेल ज्यादा नहीं करना है। उत्पादन की मात्रा उत्पादन की लागत में कैसे संबंध होता है? ऋणात्मक संबंध होता है। तो उत्पादन की लागत और लाभ में कैसे संबंध होता है? तो वो भी ऋणात्मक संबंध होता है। उत्पादन की मात्रा, हाँ एक क्वेश्चन और है, एक पॉइंट और है, उसको भी लिखेंगे हम लोग, ठीक है। उसको भी लिखेंगे कि उत्पादन की मात्रा और उत्पादन की मात्रा और
लाभ, उत्पादन की मात्रा और लाभ की मात्रा में, उत्पादन की मात्रा और लाभ की मात्रा में, लाभ की मात्रा में जो पॉइंट है उन्हीं को लिख रहे हैं, ज्यादा नहीं लिख रहे हैं। तो उत्पादन की मात्रा और लाभ की मात्रा में धनात्मक संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? तो धनात्मक संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? तो वो संबंध जो होता है वो धनात्मक संबंध होता है। और यहाँ पे कैसा संबंध होता है? तो यहाँ पे ऋणात्मक संबंध होता है। अब बात आती है कि जो उत्पादन लागत लाभ जो विश्लेषण है, उसको अगर हम लोग बात करें कि उसकी धारणा का जो प्रयोग होता है वो कितने अर्थों में किया जाता है। तो अगर हम लोग बात करना चाहे, एक सेकेंड थोड़ा सा और लिखेंगे, ये इसको भी हम लोग बात करेंगे क्योंकि जो जरूरी बातें हैं उनको भी बताना बहुत जरूरी है आप लोगों को, कि कुछ पॉइंट इसमें स्किप हैं, लिखे हुए नहीं है, तो मैं आप लोगों को वो भी पॉइंट बताना जरूरी होता है कि लागत मात्रा लाभ विश्लेषण, लागत मात्रा लाभ विश्लेषण की धारणा का प्रयोग, की धारणा का प्रयोग कितने अर्थों में किया जाता है? तो याद रखिए 2 अर्थों में किया जाता है। कितने अर्थों में किया जाता है? तो उसको याद रखिए कि 2 अर्थों में किया जाता है। कौन कौन से 2 अर्थों में किया जाता है? तो एक तो किया जाता है हम लोगों का, एक सेकेंड, तो एक किया जाता है हम लोगों का संकुचित अर्थ में, एक किया जाता है संकुचित अर्थ में, और एक किया जाता है हम लोगों का विस्तृत अर्थ में, तो इनकी भी बात हम लोग करेंगे कि लागत मात्रा लाभ विश्लेषण की धारणा का जो प्रयोग है वो कितने अर्थों में किया जाता है? तो वो 2 अर्थों में किया जाता है। संकुचित अर्थ में क्या बात कही है कि संकुचित अर्थ में इसका आशय समविच्छेद बिंदु को ज्ञात करना होता है। संकुचित अर्थ में किसको ज्ञात करना होता है? तो संकुचित अर्थ में समविच्छेद बिंदु जिसे ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, BEP बोलते हैं, आप लोगों ने निकाला भी होगा। समविच्छेद बिंदु की गणना, समविच्छेद बिंदु को ज्ञात करना, समविच्छेद बिंदु को ज्ञात करना। अब ये बात आती है कि समविच्छेद बिंदु को ज्ञात करना किस धारणा में आता है? तो वो संकुचित अर्थ में आता है। और विस्तृत अर्थ में अगर हम लोग बात करें तो विस्तृत अर्थ में प्रबंधकीय लेखांकन की एक तकनीक है जो उत्पादन के सभी स्तरों, लाभ, लागत, विक्रय मूल्य का निर्धारण करती है। तो संकुचित अर्थ और विस्तृत अर्थ में थोड़ा सा तो अंतर है, और बहुत अंतर है, ठीक है। अब विस्तृत अर्थ की बात करें तो विस्तृत अर्थ में अगर हम लोग बात करें तो लागत मात्रा विश्लेषण, लागत मात्रा लाभ विश्लेषण, लागत मात्रा लाभ विश्लेषण प्रबंधकीय लेखांकन की, प्रबंधकीय लेखांकन की एक ऐसी तकनीक है। अब बात आती है कि लागत मात्रा लाभ विश्लेषण कैसी तकनीक है? तो प्रबंधकीय लेखांकन की तकनीक है। अब मान लो लागत लेखांकन की तकनीक है, वित्तीय लेखांकन की तकनीक है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है। तो लागत मात्रा लाभ विश्लेषण जो है वो प्रबंधकीय लेखांकन की एक तकनीक है, कि लेखांकन की एक तकनीक है जिसमें विभिन्न स्तरों पर लाभ, लागत
और विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का निर्धारण करती है। विक्रय मूल्य का निर्धारण करती है। तो मैंने आप लोगों को बताया, क्या क्या बताया। सबसे पहले लागत मात्रा लाभ के बारे में बताया। लागत मात्रा लाभ में हम लोग तीन चीजों का अध्ययन करते हैं। एक लागत का अध्ययन करते हैं, मात्रा का अध्ययन करते हैं और लाभ का अध्ययन करते हैं। इन तीन चीजों का जो अध्ययन कहलाता है, तो इन तीन चीजों का अध्ययन जो कहलाता है, इन तीन चीजों के मध्य जो संबंध है उनका अध्ययन करना ही हम लोगों का लागत मात्रा लाभ विश्लेषण कहलाता है। अब लागत मात्रा लाभ विश्लेषण किस धारणा की बात करता है, तो लागत मात्रा लाभ विश्लेषण सीमांत लागत की धारणा का विस्तार है। अब सीमांत लागत हम लोगों को कितने भागों हम लोगों ने बांट रखा है, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में बांट रखा है। उत्पादन की मात्रा और उत्पादन की लागत में कैसा संबंध होता है, तो वो ऋणात्मक संबंध होता है। उत्पादन की मात्रा और लाभ की मात्रा में कैसा संबंध होता है, तो वो धनात्मक संबंध होता है। अब लागत मात्रा लाभ विश्लेषण की धारणा को हम लोग कितने अर्थों में बांटते हैं, तो वो दो अर्थों में बांटते हैं। एक संकुचित अर्थ में अगर हम लोग बात करें तो सम विच्छेद बिंदु को ज्ञात करना, और अगर विस्तृत अर्थ की बात करें, मतलब कि इसका जो है विस्तृत क्षेत्र की बात करें, विस्तृत अर्थ की बात करें, तो लागत मात्रा लाभ विश्लेषण प्रबंधकीय लेखांकन की एक तकनीक है। तो ये भी क्वेश्चन एक हो गया हम लोगों का कि प्रबंधकीय लेखांकन की तकनीक है, लागत लेखांकन की तकनीक है, वित्तीय लेखांकन की तकनीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये बातें मैंने आप लोगों को लिख दी हैं, तो इनको हम लोगों ने अच्छी तरीके से कर लिया है। अब हम लोग बात करेंगे कि लागत मात्रा लाभ विश्लेषण का महत्व और उद्देश्य की बात करेंगे हम लोग। तो इनके उद्देश्य की बात करेंगे, तो इनके उद्देश्य क्या क्या होते हैं, तो उन पर हम लोग बात करेंगे। इम्पोर्टेंट और ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। तो सबसे पहले हम लोगों का जो पहला उद्देश्य है उसको हम लोगों ने लिख रखा है। आप लोगों को सिर्फ समझना है कि लोचदार बजट की व्यवस्था करता है। जो लागत मात्रा लाभ विश्लेषण जो होता है उसको करने से हम लोग क्या होता है कि लोचदार बजट की व्यवस्था हो जाती है हम लोगों की। दूसरा जो पॉइंट है वो है हम लोगों का सम विच्छेद बिंदु का निर्धारण भी हम लोग कर सकते हैं। इसमें लाभ नियोजन भी कर सकते हैं हम लोग, लाभ की प्लानिंग भी कर सकते हैं हम लोग कि हम लोगों को कितना लाभ होगा। ठीक है, तो हम लोग लाभ का नियोजन भी कर सकते हैं कि हम लोग आगे की किस स्तर पर हम लोगों को कितना लाभ होगा और किस स्तर पर हम लोगों को कम लाभ होगा, इतनी लागत लगाएंगे तो इतना लाभ होगा। तो इस प्रकार के लाभ नियोजन भी हम लोग कर सकते हैं। विकल्पों के मध्य नियंत्रण निर्णय की बात करते हैं हम लोग। चौथे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो विकल्पों के मध्य निर्णय की बात करते हैं। विकल्पों के मध्य निर्णय की बात करते हैं। कौन सा उत्पाद, जैसे मान लो कि विकल्प है कि हम लोगों को ये बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। तो जैसे मान लो कौन सा उत्पाद अधिक लाभप्रद होगा और कौन सा उत्पाद जो है कम लाभप्रद होगा। क्या संस्था को एक निश्चित मूल्य पर अतिरिक्त वस्तुओं की पूर्ति करनी चाहिए, या फिर हम लोगों को नया प्लांट लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। तो इन प्रकार की बातों का हम लोग जो विकल्प देखते हैं, उन विकल्पों के मध्य निर्णय की बात हम लोग लागत मात्रा लाभ विश्लेषण के द्वारा कर सकते हैं। और क्या पॉइंट है उनको भी हम लोग समझते हैं। और पांचवा जो पॉइंट है वो है नियंत्रण के लिए निष्पादन मूल्यांकन करना। यह विश्लेषण क्या करता है कि मान लो कि हम लोगों ने यह विश्लेषण प्रबंधकीय नियंत्रण की दृष्टि से निष्पादन मूल्यांकन की सहायता करता है। वास्तविक लागतों और अर्जित लाभों के आधार पर यह विश्लेषण हो पाता है। ठीक है, और जो छठवां पॉइंट है वो है मूल्य निर्धारण की सहायता। तो इसमें क्या होता है कि मूल्य निर्धारण में सहायता मिलती है हम लोगों को। जब लागत हम लोगों की आ जाएगी तो हम लोगों को लाभ भी पता है। जैसे मान लो कि हम लोगों की लागत आई है 10 रुपए और हमें लाभ चाहिए उसमें 2 रुपए, तो हम लोग अपनी चीज को कितने में बेचेंगे, कम से कम। अगर हम लोग 2 रुपए का लाभ चाहिए हम लोगों को, तो कम से कम हम लोग उस चीज को कितने में बेचेंगे, 12 रुपए में बेचेंगे कम से कम। 10 रुपए तो उसकी लागत और 2 रुपए प्रॉफिट है। तो हम लोग मूल्य का निर्धारण भी हम लोग इससे कर सकते हैं। मूल्य के निर्धारण में सहायता मिल सकती है। उपरिव्ययों का आवंटन करना। उपरिव्ययों को मतलब कि जो खर्चे होते हैं, उपरिव्यय जो होते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होते हैं। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्ययों को आवंटन करना, ये भी हम लोगों का पार्ट होता है। तो हम लोग
उपरिव्ययों का आवंटन ये अलग टॉपिक है हम लोगों का। आवंटन एक एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस की बात करें, ओवरहेड्स एलोकेशन की बात करें, तो ये हम लोगों का एक अलग टॉपिक होता है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, अगर आप लोगों के सिलेबस में गिवन होगा। लागतों में परिवर्तन के प्रभाव का विश्लेषण करना। मान लो लागतों में परिवर्तन अगर होता है तो उसके प्रभाव का विश्लेषण भी हम लोग, अगर मान लो कि हम लोगों को कोई चीज है, ठीक है, अगर उसकी लागत में परिवर्तन होता है तो उसके प्रभाव क्या होंगे, तो उसका जो है एनालिसिस हम लोग कहाँ कर सकते हैं, लागत मात्रा लाभ विश्लेषण में कर सकते हैं। तो ये उसके उद्देश्य हो गए हम लोगों के कि हम लोग लागत मात्रा लाभ विश्लेषण जो करते हैं उसके उद्देश्य क्या है, लोचदार बजट की व्यवस्था करना, सम विच्छेद बिंदु का निर्धारण करना, लाभ नियोजन करना, मूल्य निर्धारण में सहायता करना, विकल्पों के मध्य निर्णयन करना, उपरिव्ययों का आवंटन करना। तो ये सब बातें हम लोगों को ज्यादातर बातें मालूम होती हैं, तो उनको हम लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। अगर आप लोगों को अच्छी तरीके से नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को इन पॉइंटों को भी अच्छी तरीके से डिटेल में लिख के आप लोगों को बता दूंगा। इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप लोग कहेंगे कि टाइम टेकिंग है, ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने सिर्फ इनके जो मोस्ट बिंदु की बात की है उनको हम लोगों ने लिया है। अब बात आती है कि हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे और इसी में एक पॉइंट है सम विच्छेद बिंदु। सम विच्छेद बिंदु की बात करेंगे और सम विच्छेद बिंदु को ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। अब ब्रेक इवन पॉइंट सम विच्छेद बिंदु उत्पादन या बिक्री का वह बिंदु है, हम लोग इसमें पढ़ते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि सम विच्छेद बिंदु उत्पादन या बिक्री का वह बिंदु होता है जिस पर फर्म को ना लाभ होता है और ना हानि होती है। इसे अलाभ बिंदु, नो प्रॉफिट पॉइंट भी कहते हैं। सम विच्छेद बिंदु को हम लोग अलाभ बिंदु, अलाभ बिंदु कहते हैं, अलाभ बिंदु भी कहा जाता है, या फिर शून्य हानि बिंदु भी इसको कहते हैं। तो इनको हम लोगों को याद रखना है। अब इनकी परिभाषाएं हैं, उनसे हम लोगों को क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो इनकी हम लोग बात भी नहीं करेंगे। सम विच्छेद बिंदु बिक्री का वह बिंदु है जिस पर कुल आगम और कुल व्यय बराबर होते हैं। मतलब एक लोगों ने परिभाषा दी है, चार्ल्स टी हार्गरेन ने, कि सम विच्छेद बिंदु क्या होता है, तो सम विच्छेद बिंदु पर कुल आगम मतलब टोटल रिसीप्ट्स बराबर होते हैं कुल व्यय के। कुल आगम बराबर कुल व्यय के बराबर होता है। तो यहीं पर जो होता है, तो इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, तो इसी पॉइंट को हम लोग सम विच्छेद बिंदु बोलते हैं। सम विच्छेद बिंदु जिसे ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। कुल मिलाकर सम विच्छेद बिंदु वह बिंदु है, इसमें लिखा हुआ है कि कुल मिलाकर सम विच्छेद बिंदु वह बिंदु है जिस पर निम्न विशेषताएं मिलती हैं। कौन कौन सी विशेषताओं की बात हम लोग इसमें करेंगे, उनको हम लोगों को देखना है। तो सम विच्छेद बिंदु में हम लोग कौन कौन सी बातों को करते हैं, उनको हम लोग देखते हैं कि फर्म ना लाभ की स्थिति में होती है और ना हानि की स्थिति में होती है। तो ये इनकी पहली विशेषता है। फर्म की कुल आगम और कुल लागत के बराबर होती है। फर्म का कुल आगम और कुल व्यय के बराबर होती है। ये बात मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे लिखवाई हुई है। अंशदान की राशि को कंट्रीब्यूशन की राशि बोलते हैं। तो बिक्री में से परिवर्तनशील लागत अगर हम लोग कम कर देते हैं तो उसमें स्थिर लागत के बराबर होती है। तो इस पर हम लोग अभी बात करेंगे आप लोगों के लिए कि सम विच्छेद बिंदु की इन विशेषताओं के कारण इसे इक्विलिब्रियम पॉइंट या फिर बैलेंसिंग पॉइंट भी कहते हैं। सम विच्छेद बिंदु का अर्थ यह भी है कि इस बिंदु से ऊपर या नीचे कुल लागत और कुल बिक्री के बराबर का बिंदु हट जाता है। यदि सम विच्छेद बिंदु से अधिक बिक्री होती है तो फर्म की लाभ की स्थिति में होता है, और यदि फर्म की बिक्री सम विच्छेद बिंदु से कम होती है तो यह हानि की स्थिति में होता है। तो अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग सम विच्छेद बिंदु की गणना करेंगे।
तो सम विच्छेद बिंदु को निकालने की कितनी विधियां होती हैं? तो एक तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है, सम विच्छेद बिंदु को निकालने की कितनी विधियां होती हैं? तो सम विच्छेद बिंदु को निकालने की, सम विच्छेद विश्लेषण करने की, सम विच्छेद बिंदु की गणना करने की 3 विधियां होती हैं। कौन कौन सी? समीकरण विधि, अंशदान विधि और सम विच्छेद चार्ट विधि। तो ये 3 विधियां होती हैं, इनको भी लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से आप लोग अपने नोट्स को बना सकें, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे कि सम विच्छेद बिंदु की गणना, पॉइंट बनाएंगे हम लोग, हेडिंग लगाएंगे सम विच्छेद सम विच्छेद बिंदु की गणना, सम विच्छेद बिंदु की गणना। अब हम लोग इसके न्यूमेरिकल की बात भी करेंगे, क्योंकि हो सकता है न्यूमेरिकल भी पूछे जाएं। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसको हम लोग इसको मैंने आप लोगों को सम विच्छेद बिंदु के बारे में पूरी अच्छी तरीके से बात बता दी है। सम विच्छेद बिंदु के बारे में हम लोगों को यही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इस प्रकार से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो सम विच्छेद बिंदु की गणना हम लोगों की कौन कौन सी विधियां होती हैं? तो एक विधि होती है हम लोगों की, अगर हम लोग इंग्लिश में बात करें तो कंप्यूटेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। तो सबसे पहले कौन सी विधि होती है? तो इसमें जो विधियां होती हैं, तो पहली विधि, दूसरी विधि और तीसरी विधि। तो ये 3 विधियां जो होती हैं उन पर हम लोग बात करने वाले हैं। कौन कौन सी विधि होती है? तो पहली होती है हम लोगों की समीकरण विधि। पहली कौन सी होती है? समीकरण विधि। दूसरी विधि होती है हम लोगों की अंशदान विधि। अंशदान विधि। और तीसरी विधि जो होती है वो होती है हम लोगों की सम विच्छेद चार्ट विधि। सम विच्छेद चार्ट विधि। तो अगर हम लोग बात करें तो इन पर हम लोग डिस्कस करेंगे और इन विधियों की बात भी करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो सम विच्छेद बिंदु में कौन कौन सी 2 मुख्य बातों को हम लोगों को देखना होता है। सम विच्छेद बिंदु में जो 2 बातें हम लोगों को निकालनी होती हैं, तो मुख्य दो उपकरण होते हैं, यानी कि मुख्य उपकरण कौन कौन से 2 होते हैं? तो एक तो हम लोगों को निकालना होता है, पहला जो पॉइंट है उसको निकालना होता है अंशदान। देखो डिटेल में पढ़ेंगे ना, पूरा डिटेल में। अंशदान जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। इसको कैसे निकालते हैं? और दूसरा जो होता है वो होता है हम लोगों का, उसे बोलते हैं लाभ मात्रा अनुपात। दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है लाभ मात्रा अनुपात। तो दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं पीवी रेशियो। तो इसे क्या बोलते हैं? पीवी रेशियो बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? पीवी रेशियो बोलते हैं। तो इन दोनों को हम लोग ध्यान से और अच्छी तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले ऐसे नहीं करेंगे कि एकदम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दिए। सबसे पहले मैंने आप लोगों को सम विच्छेद बिंदु के बारे में बताया कि ऐसा बिंदु जहां पर ना लाभ होता है ना हानि होती है। उसके बाद मैंने इसके नाम बताए हैं कि सम विच्छेद बिंदु को क्या क्या बोलते हैं। तो सम विच्छेद बिंदु को नो प्रॉफिट बिंदु भी बोलते हैं, नो प्रॉफिट पॉइंट भी बोलते हैं, जीरो लेस पॉइंट भी बोलते हैं, और सम विच्छेद बिंदु को इक्विलिब्रियम पॉइंट, बैलेंसिंग पॉइंट, इन सबको बोलते हैं। सम विच्छेद बिंदु का अर्थ यह भी है कि इस बिंदु से ऊपर या नीचे, ऊपर जाने या नीचे जाने, ऊपर या नीचे कुल लागत और कुल बिक्री के बराबर बिंदु घट जाते हैं। तो इन पर हम लोग एक चार्ट भी आप लोगों को बना के दिखाएंगे कि इस प्रकार से सम विच्छेद बिंदु का चार्ट भी हम लोगों को बनाना हो सकता है। तो इनको पूछा जाए, चार्ट से भी क्वेश्चन कभी कभी एक आध क्वेश्चन पूछ लिया गया है, उस पर हम लोग बात कर लेंगे। तो मैंने आज की क्लास में आप लोगों को क्या क्या बताया उस पर हम लोग ध्यान से एक बार देख लेते हैं, अच्छी तरीके से और समझ लेते हैं कि
इन पर हम लोगों ने बात की हुई है। एक सेकेंड, हम लोगों ने सबसे पहले बात की है कि लागत मात्रा विश्लेषण क्या होता है। लागत मात्रा के विश्लेषण के बारे में हम लोगों ने अच्छी तरीके से जानने के बाद उसके चीजों को समझा और लागत मात्रा के विश्लेषण, लागत मात्रा के महत्व और उद्देश्यों को जाना। उसके बाद उद्देश्य को जानने के बाद हम लोगों ने सम विच्छेद बिंदु के बारे में जाना और सम विच्छेद बिंदु में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो इसमें न फर्म को न लाभ होती है न हानि होती है, इसकी कुल आगम कुल लागत के बराबर होती है। अंशदान की राशि, अंशदान की जो राशि होती है वो बिक्री में परिवर्तनशील लागत को कम करने से स्थिर लागत के बराबर होती है। तो अभी हम लोगों ने अंशदान पर हम लोग बात करेंगे ना, कंट्रीब्यूशन पर हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि इसी का एक उपकरण है। अगर सम विच्छेद बिंदु के उपकरण की बात करें तो दो महत्वपूर्ण उपकरण हैं, एक है अंशदान और एक है लागत मात्रा अनुपात, कंट्रीब्यूशन और पीवी रेशियो। अब सम विच्छेद बिंदु की गणना की कितनी विधियां होती हैं, तो वो 3 विधियां होती हैं, समीकरण विधि, अंशदान विधि और सम विच्छेद चार्ट विधि। तो इन पर हम लोग अगली क्लास में आप लोगों को अंशदान मतलब कि कंट्रीब्यूशन सिखाएंगे, लागत मात्रा अनुपात सिखाएंगे और इनके क्वेश्चन भी आप लोगों को करके दिखाएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आप लोग देख लीजिए कि एमसीक्यू भी हम लोगों को करने हैं, एमसीक्यू भी हम लोगों को लिख रखे हैं। तो अगली क्लास में आप लोगों को एमसीक्यू की क्लास भी, ये जो है 10 एमसीक्यू 9-10 के एमसीक्यू हैं, इन पर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, अगली क्लास में आप लोग देख लीजिए कि मैंने बना लिया है, आप लोगों के लिए ये बनवा लिया है, तो इस पर हम लोग बात कर लेंगे अगली क्लास में। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हम लोग इन पॉइंटों को नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लोग उनको समझेंगे जो न्यूमेरिकल में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उन पर हम लोग आगे की क्लास में बात करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यूएसपी एजुकेशन जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।